Hello, all of you. Welcome back. I hope you are doing fine. Glad you are doing well. My name is Prachi Soni. I'm from Gyandeep Senior Secondary Public School, and we are here to study class 12th NCERT Geography. We have already completed chapter number 1 from the book India, People and Economy, and we have started with chapter number 2. A part of chapter number 2 is also over. If you are seeing this video for the first time, I would request you to please watch the previous videos and then watch this one, because this is the continuation video of the last video. So today in the last class we were talking about migration. We talked about the spatial variations of migrations. We talked about the census. We talked about streams of migration, which is from rural to rural, rural to urban, urban to urban, urban to rural. So all these things we saw in the previous class. Today we would be talking about the causes of migration. What are the reasons why people move from one place to another, why they leave one place and move or shift to another place. So people generally are very emotionally attached. All of us are very attached to our place of birth. हमसे कभी भी पूछा जाए तो हम अपने गांव, अपने शहरों को, we always have an emotional attachment with our place of birth. But there are some reasons for which we have to move to a different place. हमें जाना पड़ता है उस जगह को छोड़कर, और इस चीज़ के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और इन रीजंस की दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं. इन रीजंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. द फर्स्ट इज़ योर पुल फैक्टर्स एंड द सेकंड इज़ योर पुश फैक्टर्स. पुल मतलब हो गया किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, और पुश हो गया किसी भी चीज़ को अपने से दूर धक्का देना. पुश इज समथिंग विच यू आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ, एंड pull is something which you are attracting towards yourself, and push is something which you are getting away from. So दोनों चीज़ें, दोनों फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द माइग्रेशन. पुश फैक्टर्स के केस में जो आपकी प्लेस ऑफ रेसिडेंस है वो आपको ज़्यादा अच्छी लगने लगती है. मतलब जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब जहाँ पैदा हुए हो, रेसिडेंस का मतलब जहाँ आप माइग्रेट करके गए हो. तो पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आप जहाँ रह रहे हो वो आपको पसंद नहीं आता है, एंड जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस है वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगता है और फोर्स करता है आपकी अपनी जगह को छोड़कर जाओ. एंड देन जो पुल फैक्टर होता है वो आपकी जो आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, इट अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स इटसेल्फ, और इसीलिए आप वहाँ जाकर रहते हो. फॉर एग्जाम्पल बहुत नॉर्मल सा है, जैसे अगर आपके शहरों में कोई प्रॉपर अच्छा स्कूल नहीं है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, सो यू विल लीव योर प्लेस एंड गो टू सम अनदर प्लेस फॉर वर्क. ऐसा नहीं है कि आपको अपने शहर से या आपको अपनी जगह से कुछ प्रॉब्लम है, बट आपकी जॉब वहाँ लग गई है, सो यू हैव टू गो. सो इंडिया में पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. इंडिया में जनरली लोग क्यों माइग्रेट करते हैं? पॉवर्टी के कारण, गरीबी है. हाई पॉपुलेशन रेट, प्रेशर ऑन दी लैंड का मतलब है अगर ज़मीन सबके पास बहुत छोटी है, उस ज़मीन पर डिपेंडेंट लोग बहुत सारे हैं. आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है, खाने वाले 20 लोग हैं, सो इट इज़ बट नेचुरल कि उस 2 एकड़ ज़मीन से सब लोगों का पेट नहीं भर सकता है. सो दैट इज़ वाई यू वॉन्ट टू मूव टू अ डिफरेंट प्लेस. सो फर्स्ट इज़ योर पॉवर्टी, सेकेंड इज़ योर हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन दी लैंड. थर्ड इज़ योर लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बिल्डिंग्स नहीं है, इंस्टीट्यूशनल अवेलेबिलिटी नहीं है, जॉब्स नहीं है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी नहीं होती अगर आपके शहरों में या वेर एवर यू आर योर प्लेस ऑफ बर्थ में, देन यू टेंड टू लीव दैट प्लेस और आप कहीं और जाकर रहना पसंद करते हो. एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि क्या आप जहाँ रह रहे हो वहाँ की एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है, नहीं है. आज की डेट में वी हैव सीन दैट बिकॉज ऑफ कोविड हेल्थ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम कहीं भी जाएंगे कल को तो वी वुड ट्राई टू सी एंड मेजर और चेक कि जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे कोविड का कंडीशन कैसा है. इवन इफ़ द कोविड इज़ हाई, सो क्या वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम है कि अगर हम कल को बीमार हो जाएंगे, सो वुड देयर बी एनीबडी और समबडी टू टेक केयर ऑफ अस. एजुकेशन फैसिलिटीज़ को देखते हैं. इन सारी चीज़ों के अलावा नेचुरल डिज़ास्टर्स को बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि इफ़ वी आर मूविंग टू सम प्लेस, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे बहुत रेगुलरली अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, वोल्केनोज आते रहते हैं, फ्लड्स आते रहते हैं, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट आ रहे हैं, स्ट्रॉम्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स आते जा रहे हैं, सुनामी हो रही है. और एक थर्ड रीज़न होता है आपका वॉर्स, कि ऐसा नहीं है कि ये जो स्टेट है या जो जगह है आसपास से
पर्टिकुलरली किसी हॉस्टाइल नेबर से घिरी हुई है, यहाँ पे वॉर्स, इंटरनल इश्यूज चलते हैं, लोग सरकार से खुश नहीं हैं, सरकार की मारा मारी एंड ऑल दीज थिंग्स, हम इन सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को देखते हैं, देन ओनली वी मूव टू अ सर्टेन प्लेस. ऑन द अदर हैंड देयर आर पुल फैक्टर्स, और इसी के साथ साथ कुछ पुल फैक्टर्स होते हैं. पुल फैक्टर्स का मतलब जो आपको अपनी तरफ खींचते हैं. सो व्हाट आर दीज पुल फैक्टर्स? ये पुल फैक्टर्स पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज को अट्रैक्ट करते हैं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर हो सकता है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन दी प्लेस ऑफ रेसिडेंस. मतलब जहाँ जाके आप रहना चाहते हो वहाँ पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, वहाँ अच्छी एजुकेशन दिख रही हो, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम दिख रहा हो, वहाँ पे आपको काम करने के पैसे ज़्यादा मिलें, हायर वेजेस हों, एंटरटेनमेंट के सोर्स हों, और ये सारी चीज़ों को हम पुल फैक्टर्स बोलते हैं. नाउ देयर कुड बी वेरिएशंस और डिफरेंसेस हो सकते हैं. मेल और फीमेल की माइग्रेशन के रीजन सेपरेट हो सकते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल. मेल्स जिस चीज़ के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि फीमेल्स भी उसी पर्टिकुलर रीज़न के लिए माइग्रेट करें. सो अगर हम फिगर्स का एनालिसिस करें तो मेल्स जनरली माइग्रेट करते हैं फॉर द नीड ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट. काम के सर्च में दे मूव टू अ प्लेस टू अनदर. फीमेल्स के केस में जब द माइग्रेशन इज मेजरली बिकॉज ऑफ मैरिज. दे लीव देयर प्लेस ऑफ बर्थ, कि उनकी शादी हो जाती है, दे हैव टू गो टू सम अदर प्लेस. ये केस इंडिया में बहुत ज़्यादा है. वन स्टेट जहाँ पे ये नहीं है इज़ मेघालय. सो आई वुड लाइक यू टू फाइंड कि ऐसा क्यों नहीं है, क्यों मेघालय एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे फीमेल माइग्रेशन नहीं है. शादी के लिए फीमेल्स नहीं जाती हैं, वहाँ के ऐसे क्या लॉज हैं. सो दिस इज़ योर होमवर्क to please find out that what are the rules which are different in Meghalaya and against which women are not migrating because of marriage. So do it and give your answers in the comment section. In comparison to these marriage migration of the male migration is just 2%. तो अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो जो मेल का माइग्रेशन है इट इज़ जस्ट 2%. मेल्स जो हैं वो सिर्फ 2% मेल्स ऐसे हैं जो शादी के लिए अपना प्लेस ऑफ बर्थ छोड़कर कहीं और जाकर रहते हैं. So now we will be talking about the consequences of migration. Consequences of migration क्या होता है? Migration एक response है uneven distribution of resources, of opportunities. मतलब आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको opportunities अच्छे से नहीं मिल रही हैं, जहाँ पे आप secure नहीं हो, safety की कमी होती है, इसीलिए आप एक जगह से दूसरी जगह में migrate करते हो. और जिस जगह में आप migrate करते हो आप देखने की कोशिश करते हो, ये assume करते हो कि आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पे आपको opportunities बहुत wide मिलेंगी, उसी के साथ साथ आपको सेफ्टी भी मिलेगी. बट लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है. इन माइग्रेशन के साथ कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, एंड देन कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं उनसे रिलेटेड. अब ये प्रॉब्लम्स यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होगा रिजल्ट. अभी कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. हर तरह का रिजल्ट इज नोन एज योर कॉन्सिक्वेंसेस. सो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. जो भी चीज़ आपके पैसे से रिलेटेड होगी, इकोनॉमी से रिलेटेड होगी, उसको हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस बोलेंगे. सोशल कॉन्सिक्वेंसेज में हो गया जो आप सोसाइटी में, आपकी सोसाइटी में या आप जहाँ जा रहे हो वहाँ की सोसाइटी में जो चेंज आएगा उसको हम सोशल कॉन्सिक्वेंस बोलेंगे. कल्चरल कॉन्सिक्वेंस हो गया जब आप बिहार से दिल्ली रहने गए हो या आगरा से दिल्ली रहने गए हो, आपने वहाँ पे देखा, आपने अपने कल्चर की कुछ चीज़ें अच्छी थी जो वहाँ के लोगों को सिखाई, और वहाँ के लोगों के कल्चर की कोई अच्छी चीज़ें थी जो आपने खुद में अडॉप्ट कर ली. इसके अलावा होता है हमारा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस. पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस आपके हो सकते हैं एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड आपकी पॉलिटिक. जो रूरल एरियाज में आप जब रह रहे थे तो आपकी पॉलिटिकल सोच, आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है. अर्बन एरियाज में आपकी डिफरेंट हो सकती है. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक चेंज यानी कि पॉपुलेशन, ऑब्वियसली पॉपुलेशन पे तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है. जिस जगह से आप जा रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, एंड जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. इसके अलावा मेल फीमेल रेशियो जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिफर करता है. जो मेल्स होते हैं उनका माइग्रेशन करने का रीज़न अलग है, फीमेल्स के माइग्रेशन करने का रीज़न अलग है. जो एज सेक्स रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. ये सारे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो अभी हम डील करेंगे. द फर्स्ट वन इज योर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस. एवरीथिंग जो रिलेटेड टू इकोनॉमी हो गया वो हो गया इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस. इस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में आप पहले दो टर्म समझिए जो कि बहुत ज़रूरी है. पहले तो सोर्स रीजन. सोर्स रीजन का मतलब हो गया वो जगह
जहाँ से आप आए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आगरा से दिल्ली गए हैं तो आगरा विल बी योर सोर्स रीजन। आप दिल्ली से मुंबई गए हैं तो दिल्ली वुड बी योर सोर्स रीजन। हर बेसिकली योर प्लेस ऑफ बर्थ, आप जहाँ से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं सोर्स रीजन। दूसरा टर्म है यहाँ पे रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस मतलब होता है आपने इनकम आपने अपने लिए रख ली, उसके बाद जो इनकम बची वो आपने अपने घर वालों को भेज दी, दैट इज नोन एज रेमिटेंसेस। मतलब जो आप खर्चा करने के लिए आप किसी को पैसा दो तो उसको बोलते हैं हम रेमिटेंसेस। अभी ये जो रेमिटेंसेस हैं इनका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है माइग्रेशन के केस में, क्योंकि आप अगर माइग्रेट करके दिल्ली जा रहे हो, आप वहाँ पे जाके कोई जॉब कर रहे हो, अगर आप वहाँ पे 50,000 कमा रहे हो, सो अगर आपके पेरेंट्स रहते हैं कहीं पे एंड वो इतना अर्न नहीं कर रहे हैं या फिर वो कर भी रहे हैं, सो आप उनको कुछ पैसे भेजते हो कि ये आप अपने खर्चे के लिए या जैसे भी आपको करना हो आप रख लो, दैट इज नोन एज योर रेमिटेंसेस। आप अगर 50,000 कमा रहे हो, उसमें से 30,000 आपने अपने मम्मी पापा को भेज दिए। अब क्या होगा, आप दिल्ली में थे, आपने वो 50,000 कमाए तो दिल्ली से, भेज दिए आपने आगरा में। आगरा में जब आपने भेजे 30,000 तो मम्मी पापा उन पैसों को यूज़ करेंगे। जब वो यूज़ करेंगे तो वो आगरा की इकोनॉमी में पैसा जाएगा। सो जो सोर्स रीजन होता है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है रेमिटेंसेस सेंट बाय दी माइग्रेंट्स। जो माइग्रेंट्स कहीं और गए हैं वो रेमिटेंसेस भेजते हैं और इसकी वजह से जो सोर्स रीजन होता है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसके अलावा दो तरह के रेमिटेंसेस हो सकते हैं। अभी तो मैं दिल्ली गई थी, हो सकता है कल को मैं यूएस से चली जाऊँ जॉब करने के लिए। अब जब मैं यूएस से जाऊँगी जॉब करने के लिए तो मैं डॉलर्स में अर्न करूँगी। अब मुझे पैसा भेजना होगा तो मैं वहाँ से कन्वर्ट करके नहीं भेजूंगी, मैं डॉलर्स में ही भेजूंगी। इंडियन गवर्नमेंट का काम है वो मेरे फैमिली को कैसे पहुँचाती है। सो जो इंटरनेशनल रेमिटेंसेज आते हैं, मतलब जो इंटरनेशनल बाहर की कंट्री से पैसा आता है, वो फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और इन रेमिटेंसेज की वजह से हमारे फॉरेक्स ज़्यादा बढ़ता है। अभी मैम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हमको ज़रूरत क्या है? आपको कोई भी सामान खरीदना है, चाहे यूएसए से खरीदना हो, यूनाइटेड किंगडम से खरीदना हो, फ्रांस से खरीदना हो, किसी से भी खरीदना हो, वो आप इंडियन रुपीज़ में तो खरीद नहीं सकते हो भाई, उनकी कंट्री में नहीं चलता है, आपको अब उनके पैसों में लेना होगा। तो इसी चीज़, इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए एक फॉरेन एक्सचेंज यानी कि डॉलर जो है एक स्टैंडर्ड करेंसी है जिसमें हम सब अपना अपना सामान एक्सचेंज करते हैं। और हमको अगर बाहर से सामान खरीदना है तो हमारा फॉरेक्स उतना अच्छा होना चाहिए टू बाय समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। सो दैट इज़ वाई हमारी 2002 के केस में यूएस डॉलर 11 बिलियन का हमारा टोटल फॉरेन रिजर्व आया था ओनली फ्रॉम रेमिटेंसेस। 3 ऐसी स्टेट जो कि है पंजाब, केरला और तमिलनाडु, ऐसी 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये जो रेमिटेंसेस हैं ये इनको सबसे ज़्यादा रिसीव होते हैं, विच मीन्स पीपल, मैक्सिमम पीपल इंटरनेशनली आर फ्रॉम दीज 3 स्टेट्स। जो इंटरनल माइग्रेंट्स पैसा भेजते हैं वो बहुत मीगर होता है। मीगर मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, लिमिटेड अमाउंट मनी होती है, बट स्टिल ये इकोनॉमी को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। कुछ ऐसी जगहें हैं हमारी कंट्री में, पिछड़े कुछ रूरल एरियाज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं, ये रेमिटेंसेज माइग्रेंट्स जो पैसा भेजेंगे उन्हीं पे चलेगा। जनरली जो हमारा माइग्रेशन हुआ है वो किस लिए होता है? रेमिटेंसेज जो आते हैं आपके पास वो किस लिए आप यूज़ करते हो? आप डेट्स यानी कि जो आपने किसी से कर्जा लिया है तो डेट भरने के लिए, डेट खत्म करने के लिए, मेडिकल कुछ ट्रीटमेंट हो गया, आपको इलाज वगैरह कराना है उसके लिए, शादी हो गई, बच्चों की एजुकेशन हो गई, एग्रीकल्चर के लिए आपने नया ट्रैक्टर खरीद लिया, नई मशीन कोई खरीद ली, या फिर आपने अपना घर बनवा लिया, एक्सेट्रा। कोई भी चीज़ के लिए आप ये पैसे को यूज़ कर सकते हो। जो थाउजेंड्स ऑफ पुअर विलेजेस हैं जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से ज़्यादातर हमको लोग माइग्रेंट्स दिखे हैं। इन जगहों पे जो पैसा है, जो माइग्रेंट्स पैसा भेजते हैं वही इकोनॉमी को चलाता है। जो रूरल वर्कर्स हैं आपके यूपी के, ईस्टर्न यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, उड़ीसा के, वो गए थे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, जिसकी वजह से जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था वो एक बहुत बड़ा सक्सेस हुआ था, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव था। लेबर कहाँ से आएगी? लेबर आएगी आपकी इन जगहों से, बैकवर्ड एरियाज थे, रूरल एरिया से लेबर यहाँ आई थी, जिसकी वजह से हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन इन 3 स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। बट अगर माइग्रेशन अनरेगुलेटेड हो जाए, अनरेगुलेटेड का मतलब अगर आप जांच पड़ताल के बिना माइग्रेशन हो जाए, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, बिना कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इसकी वजह से कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब हो गया 1 BHK के घर में 10 लोग रह रहे हैं, दैट इज नोन एज ओवर क्राउडिंग। एक
कमरा, एक किचन, एक बाथरूम में देयर आर 10 पीपल हु आर लिविंग, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीजेज हो जाते हैं। जब अभी कोरोना फैल रहा था तब ये बात चल रही थी कि किसी भी हालत में ये जो कोविड है ये स्लम एरिया में नहीं पहुंचना चाहिए, बिकॉज देयर इज ह्यूज पॉपुलेशन लिविंग इन अ वेरी स्मॉल एरिया। तो मतलब काफ़ी क्राउडेड है, काफ़ी लोग, सब लोग साथ साथ रहते हैं, और अगर एक बार बीमारी हो गई तो बहुत सारे लोगों को एक साथ इफेक्ट कर सकती है। इसकी वजह से ओवर क्राउडिंग हो जाती है, स्लम्स की डेवलपमेंट हो गई है। स्लम्स की डेवलपमेंट क्या होते हैं? स्लम्स मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी का हो जाना। अब जो माइग्रेंट यूपी से आया है, कहीं से भी आया है, उसका कोई यहाँ पे ज़मीन तो उसने खरीदी नहीं थी, ज़मीन है भी नहीं है, और ना इतना पैसा है कि ज़मीन खरीद के अपना घर बना लिया जाए। तो ये लोग ऐसे ही साइड में कोई खुले मैदान में कहीं भी एक बड़ा सा स्लम एरिया बना लेते हैं, जिसको कहते हैं झुग्गी झोपड़ी, एंड दे स्टार्ट लिविंग इन दीज एरियाज। इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स। अभी मैम ये सरकार हटा क्यों नहीं सकती है स्लम्स? ऐसे थोड़ा कोई भी कहीं भी रह लेगा। ये हमारा राइट टू लिव, हमारे को घर प्रोवाइड करने की ड्यूटी किसकी है? सरकार की है। अब जब सरकार वो ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पाती है तो वो हमसे हम कहीं भी सोने का राइट नहीं छीन सकती है। सो या तो आप घर दो, अगर आप घर की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो तो हम कहीं तो सोएंगे। दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे दीज स्लम्स फ्रॉम देम। कुछ ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना पड़ेगा स्लम्स का, जो कि एट दिस पॉइंट वी डू नॉट हैव। जैसे कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, दिल्ली में स्लम्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, और ये एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो जाता है उनकी इकोनॉमी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने पहले भी बताया था, जिस भी जगह पे आपका डेमोग्राफिक मतलब डेमोग्राफी वर्ड आ जाए, इसका मतलब है द थिंग इज टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की कहीं ना कहीं बात हो रही है, इसीलिए हम डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस बोलेंगे। माइग्रेशन लीड्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। माइग्रेशन की वजह से क्या होता है? पॉपुलेशन का रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब जहाँ पहले लोग रह रहे थे अब वो वहाँ नहीं रह रहे हैं, जहाँ अब रह रहे थे, मतलब चेंज, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया पॉपुलेशन का। जिस तरह से बटी हुई थी वो पूरा सिस्टम अब चेंज हो चुका है। रूरल अर्बन माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से सिटीज में एज एंड स्किल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरिया हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द रूरल डेमोग्राफिक सेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी गांव में, मैं आगरा में रहती हूँ और मेरे पास स्किल्स हैं, मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी, अगर इकनॉमी आगरा की, मैं आगरा को अच्छे लेवल पे ले जा सकती हूँ, बट नहीं कर रही हूँ, मैं चली गई हूँ दिल्ली काम करने के लिए। तो अभी जो आगरा है उसके लिए तो ये नेगेटिव हो गया ना, कि उन्होंने एक स्किल लूज कर दिया जो शायद उनको डेवलप कर सकता था, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता था। सो रूरल अर्बन माइग्रेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज। और इसकी सिटीज़ की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, पर जिन जगह से आप जा रहे हो वहाँ पे स्किल का लॉस हो जाता है, और इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट होता है वहाँ के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। हाउएवर, जो हाई आउट माइग्रेशन मतलब आप जगह छोड़ के जा रहे हो, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और ईस्टर्न महाराष्ट्र में, इसकी वजह से जो हमारा एज सेक्स कॉम्पोजिशन है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हुए हैं, डिफरेंसेज आ गए हैं। और यही सेम डिफरेंस रेसिपिएंट स्टेट में भी आते हैं। रेसिपिएंट स्टेट मतलब जहाँ पे आ रहे हो, अभी मान लो हमने देखा कि आउट माइग्रेशन वर्क के लिए मेल्स की ज़्यादा होती है। मेल्स यूपी बिहार छोड़ के चले गए कर्नाटका तमिलनाडु। अभी क्या होगा? कर्नाटका तमिलनाडु में मेल्स की नंबर हाई हो जाएगा, यूपी और बिहार में मेल्स का नंबर लेस हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि बहुत पॉपुलेशन है, बट लेकिन आई एम गिविंग अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि अगर कल को यूपी बिहार के 1000 आदमी कर्नाटका और तमिलनाडु में काम करने चले जाते हैं तो यूपी बिहार में जो रेशियो है, जो बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा। सेम विद द रेसिपिएंट स्टेट, मतलब जो वो जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। सो इसीलिए माइग्रेशन की वजह से जो डेमोग्राफिक बैलेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। माइग्रेंट्स जो होते हैं ये एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि अगर आप कहीं भी जाते हो, आपके वजह से एजेंट कौन होता है? जो एक काम इधर से उधर करते हैं, दैट इज नोन एज एजेंट। वो एजेंट होता है जो आप दोनों के बीच के जो कम्युनिकेटर हो गया, उसको हम एजेंट बोलते हैं। तो जो माइग्रेंट्स होते हैं ये सोशल चेंज के एजेंट्स होते हैं, मतलब ये सोशल चेंज को बहुत अच्छे से करते हैं। क्यों करते हैं? ये नए आइडियाज़ लाते हैं, नई टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं, फैमिली प्लानिंग, गर्ल एजुकेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अर्बन एरियाज़ में आके ये सीखते हैं और जाके रूरल एरियाज़ में इन आइडियाज़ को डिफ्यूज़ करते हैं, लोगों को बताते हैं, और इसकी वजह से जो रूरल माइंडसेट है वो हमारा चेंज होता है।
माइग्रेशन की वजह से बहुत इंटरमिक्सिंग होती है लोगों में भी और कल्चर्स में भी, लोगों की कल्चर मिक्स हो रहे हैं। अभी आज की डेट में दिल्ली में छठ पूजा में भी छुट्टी होती है। छठ पूजा इज़ अ फेस्टिवल ऑफ बिहारीज, बट क्यों हो रही है, क्यों बिहार के लोगों का जो फेस्टिवल है वो उसकी छुट्टी, बिकॉज दिल्ली में देर इज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल जो कि हु आर कमिंग फ्रॉम बिहार एंड दे सेलिब्रेट छठ। तो आप आपकी उसकी वजह से आपके कल्चर में इंटरमिक्सिंग हो रही है। अभी इफ आई एम सेलिब्रेटिंग छठ, मेरे आसपास वाला जो है वो छठ नहीं सेलिब्रेट करता है, आई वुड कॉल देम टू माई प्लेस कि कम ज्वाइन मी, उसको भी पता चलेगा छठ के रिचुअल्स क्या होते हैं। सो माइग्रेशन की वजह से इंटरमिक्सिंग होती है कल्चर्स की, सोशल बिहेवियर्स के लोगों की, और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है, कंपोजिट कल्चर क्रिएट होता है, लोगों का मेंटल होराइजन वाइड होता है। मेंटल होराइजन मतलब आपकी जो सोच है वो वाइड होती है, आप ज़्यादा खुल के सोच पाते हो, आपकी सोच लिमिटेड नहीं है रिलीजन में और इकोनॉमी में, जात पात में। बट इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे कि एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब क्या हो गया, एनोनिमिटी का मतलब क्या हो गया कि कभी कभी हम कभी वहाँ पे रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाते हैं हमें। आप फॉर एग्जांपल मैं अकेली जाके कहीं रह रही हूँ, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है जो मेरे रिलीजन को या मेरे कल्चर को समझता हो, तो मैं अकेली पड़ जाऊँगी। देयर कुड बी डिजेक्शन ऑफ सम डिजेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल 10 लोग रहते हैं मेरी सोसाइटी में, अब वो बाकी के जो 9 लोग हैं दे आर ऑल हिंदूज और मैं हूँ मुस्लिम। अभी उन लोगों ने मुझे अलग कर दिया है, तो या फिर मैं हूँ सिख, एनीथिंग, एनी डिफरेंस इज देयर। तो अभी वो आए हैं सारे, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम यूपी, आई एम कमिंग फ्रॉम केरला, तो उन्होंने मुझे इस वजह से अलग कर दिया। सो ये जनरली ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड डू इट, बट दीज आर दी थिंग्स विच पीपल गो थ्रू। तो इसकी वजह से नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, लोगों को डिजेक्शन, अकेला फील होता है, रिजेक्शन जैसी फीलिंग्स होती हैं, और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में लोग इसलिए इंडल्ज हो जाते हैं, जिसको क्राइम या फिर ड्रग अब्यूज़ बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज की। नाम से ही समझ में आ रहा है, वो प्रभाव जो आपके इन्वायरमेंट पे पड़ेगा, जो आपके इन्वायरमेंट पे किसी भी तरीके का चेंज या कुछ भी इम्पैक्ट पड़े, उसको हम इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज बोलते हैं। और ऑब्वियसली पड़ेगा, जब आप कि सिटी में 10 लोगों को ही सस्टेन करने की कैपेसिटी थी, 50 लोग आके रह रहे हैं, तो वो वहीं से अपनी वाटर नीड्स फुलफिल करेंगे, अपनी फूड नीड्स वहीं से फुलफिल करेंगे। सो इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर पड़ जाता है एनवायरनमेंट पे और वो इतना सस्टेन नहीं कर सकता है। सो ओवर क्राउडिंग की वजह से एक्सिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अल्टीमेटली स्लम्स बन जाना, शांति कॉलोनीज बन जाना, बहुत गंदी, और सैनिटेशन वगैरह बहुत ख़राब हो जाता है यहाँ पे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज शुरू हो जाता है। अभी आप 10 लोग जब रह रहे थे तो आप ज़मीन में अच्छे से जितना उगा रही थी उतना खा रहे थे, बट अभी आपको 50 लोगों का पेट भरना है, आप उसमें फर्टिलाइजर्स यूज़ करोगे, पेस्टिसाइड्स यूज़ करोगे, वो जब आप वो यूज़ करोगे तो लोगों को हार्मफुल बीमारियाँ होंगी, डिजीजेज होंगे। सो सब चीज़ों का नेगेटिव, मिट्टी खराब हो जाएगी सबसे पहले तो, लोगों की डिजीज तो सेकेंडरी, आप जिस मिट्टी में फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स लगा रहे हो वो मिट्टी खराब हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। तो ओवर यूटिलाइजेशन करने लगते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज का। सिटीज़ फेस प्रॉब्लम्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, विच मीन्स द वाटर विच इज़ अंडर योर ग्राउंड बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सब लोगों ने अपने घर में समर लगा लिया है, समर कनेक्शन लगा लिया, एंड बिकॉज ऑफ विच बोरिंग, जिसको कहते हैं समर को, बोरिंग लगा लिया। बोरिंग की वजह से आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हो, पर जो रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर है वो नहीं हो रहा है, विच मीन्स द वाटर इज नॉट गोइंग बैक इन साइड द ग्राउंड. So that is the problem. Air pollution is the problem. We have seen Delhi ka air pollution, it is so huge, it is such a severe problem for everybody living there. So why is it? Because overpopulation, people, the place cannot sustain so many people. सीवेज में सीवेज डिस्पोजल प्रॉपर नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। दिल्ली में आई गेस गाजियाबाद में देर इज़ अ प्लेस गाजीपुर करके, देर इज़ अ माउंटेन एंड दैट माउंटेन इज़ नॉट समथिंग जोग्राफिकल माउंटेन नहीं है, वो एक सॉलिड वेस्ट माउंटेन है। वेस्ट इतना इकट्ठा हो गया है वहाँ पे कि एक पहाड़ बन चुका है। सो these are some negative consequences of over population. अभी मैनेजमेंट ही नहीं है और वो ख़राब हो रहा है, इसकी वजह से there is a result which this results into diseases, problems, social, economic, all kinds of problems. Then there are some other reasons. For example, हमने देखा था women की केस में marriage is a
अफेक्ट्स द स्टेटस ऑफ वुमेन. माइग्रेशन जैसे कि स्पेशली मैरिज आप स्टेटस ऑफ वुमेन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो. जो रूरल एरियाज होती हैं उसमें जब मेल्स हैं बाहर चले जाते हैं वो काम करने के लिए, पीछे रह जाती है फीमेल, उनके लिए अभी डबल काम हो गया. पहले वो सिर्फ फैमिली को लुक आउट कर रही थी, अब उनको फैमिली को भी लुक आउट करना है, जो थोड़ी बहुत खेती है वो भी करनी है. सो इट्स डबल अप्स देयर मेंटल एज वेल एज फिजिकल प्रेशर, जिसकी वजह से वुमेन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. माइग्रेशन ऑफ वुमेन ईदर फॉर एजुकेशन हो, या चाहे वो एजुकेशन के लिए हो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, इन दोनों ही चीज़ों से उनकी ऑटोनॉमी बढ़ती है. मतलब उनका रोल, उनका इकोनॉमी में आसपास जो से है वो इंक्रीज होता है रोल इन एंड बट एज वेल एज उनकी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. वल्नरेबिलिटी का मतलब है व्हेन यू आर मूविंग टू दिल्ली, व्हेन मूविंग टू एनी प्लेस, आप सेफ्टी मेजर्स क्या सही हैं, आपको सेफ्टी मिल रही है प्रॉपर या नहीं मिल रही है. सो इन दिस केस दे गेट अ लिटिल मोर वल्नरेबल. If remittances are the major benefits of migration from the point of view of the source region, the loss of human resource. अभी आगरा से जब मैं दिल्ली आई थी तो मैंने आगरा को पैसे तो भेज दिए थे, बट उन्होंने एक ह्यूमन रिसोर्स खो दिया था, उन्होंने स्किल खो दिया. हाईली स्किल्ड पीपल, स्पेशली अगर हम आगरा की भी नहीं टोटल ऑल ओवर इंडिया की भी बात करें, सो इंडिया में बिकॉज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से पीपल आर मूविंग आउट. और जो बाहर की कंट्रीज हैं वो बहुत हैप्पीली हमको एक्सेप्ट करती हैं क्योंकि दिस इज़ न्यू स्किल्स हैं, लोग इतना हाईली नॉलेजेबल, इनको सब कुछ पता है. और तो और दे अग्री टू वर्क इन लेस मनी ऑल्सो. अभी इंडिया में यू वर नॉट वर्किंग एट ऑल, यू वर नॉट अर्निंग सिंगल पेनी. यूके यूएसए में दे विल गिव यू इवन 50,000, you will happily go there and work. But a US citizen is taking 1 lakh for the same work, so they will take you because you are not taking that much amount. So the developed countries happily take these skilled workers from underdeveloped countries because underdeveloped countries do not have adequate resources and infrastructure to keep their skills with themselves. इसकी वजह से जो जिस रीज़न से हम जाते हैं वहाँ पे अंडर डेवलपमेंट कंटिन्यूड रहता है, और क्योंकि आपका मेजर रिसोर्स चला गया है, सो दैट इज़ द रीज़न द प्लेस लूजेज इट्स स्किल्स ह्यूमन रिसोर्सेज, और वो ह्यूमन रिसोर्सेज कहीं और जाके डेवलपमेंट करते हैं. अब in this case, this is not the problem of you. Obviously, you are not getting work. You will move out from some other place, and it is not the problem of the international countries as well because they need people to work, and you are ready to work, so they will take. So this is a loophole which is inside our system, and this loophole is again because of high number of people living here in our country, overpopulation. So that's it for today. We have completed chapter number 2 as well. And from tomorrow we would be starting with chapter number 3. If you have any doubts, any problems, please feel free to ask in the comment section, or you can message me. And if you like the session, please hit the like button and comment and subscribe to the channel. Thank you and have a nice day.